हाय स्टूडेंट्स, कैंप कैफ़े में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट विलयन के बारे में पढ़ेंगे और विलयन का जो सबसे महत्वपूर्ण अंश है, जहाँ से प्रत्येक साल 95% आशा होती है कि प्रश्न आएगा ही आएगा। 95%। आप पिछले कई सालों का पेपर उठा के देखिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से कम एक सवाल ज़रूर पूछता है, या हो सकता है पूछ दे कोई थ्योरी से रिलेटेड। प्रश्न उठता है कि ये विशेष टॉपिक्स है क्या। तो ये विशेष टॉपिक्स है अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लेकिन विलयन का कोई भी अंश समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना जरूरी है कि वाष्प दाब होता क्या है। वाष्प दाब क्या होता है? वेपर प्रेशर या वाष्प दाब। वेपर प्रेशर और वाष्प दाब क्या होता है? तो हम जानते हैं कि द्रव्य से वाष्पन की क्रिया होती है। ये हमारा एक द्रव्य है, इसको हम ढक दे दी तो यहाँ पे दो क्रियाएं होगी। एक, अंदर से भाप बनकर निकलेगा, वाष्प बनकर। दूसरा, यहाँ पर जो वाष्प हैं वो संघनित होकर फिर से द्रव्य में बदलेंगे। साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था का मतलब जिस स्पीड से, जिस चाल से संघनित हो रही है उसी चाल से भाप बन रही है। साम्य अवस्था में वाष्प के द्वारा द्रव्य सतह पे लगाया गया दबाव वाष्प दाब कहलाता है। साम्य अवस्था में वाष्प के द्वारा लगाया गया द्रव्य सतह पर दबाव वाष्प दाब कहलाता है। ये तो रहा वाष्प दाब का हमारा टॉपिक्स। और सारी चीजें जो अणुसंख्य गुणधर्म है ये पूरी तरह वाष्प दाब के ऊपर निर्भर करती है। कैसे, वो हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले वाष्प दाब की परिभाषा। साम्य अवस्था में वाष्प के द्वारा द्रव्य सतह पर लगाया गया दबाव वाष्प दाब कहलाता है। यहां से यदि हम पूछें भाई आंशिक वाष्प दाब क्या होता है, क्योंकि राउल्ट्स के नियम में आंशिक वाष्प दाब भी है, तो आंशिक वाष्प दाब समझने के लिए इसमें हम लोग मिक्सचर कर लेते हैं। सपोज यहां पर ए और बी मिला हुआ है। अब ए अपना प्रेशर लगाएगा और बी अपना प्रेशर लगाएगा, तो ए का जो दबाव हुआ उसको आंशिक वाष्प दाब नहीं कहा जाएगा। वो आंशिक दाब कब कहा जाएगा? जब सिर्फ अकेला ए हो। अकेला ए हो, ए यहां पर जो दबाव लगा रहा है उसको आंशिक वाष्प दाब बोला जाएगा। और अकेला यदि बी हो, बी का वाष्प यहाँ पे जो दबाव लगा रहा उसको आंशिक वाष्प दाब बी का बोला जाएगा। आंशिक वाष्प दाब मिला हुआ में नहीं रहता, अकेला रहता। तो ये हमारा आंशिक वाष्प दाब और वाष्प दाब रहा, जिसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बिना अणुसंख्य गुणधर्म अधूरा है, सिर्फ आपको रटना ही पड़ेगा। चलते हैं अणुसंख्य गुणधर्म के ऊपर। प्रश्न उठता है कि ये अणुसंख्य गुणधर्म है क्या और क्यों इतना महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। तो अणुसंख्य गुणधर्म एक प्रकार का गुण है। वह गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन उसके प्रकृति के ऊपर निर्भर नहीं करता। यानी आप चीनी डाल रहे हो तो मीठा हो जाएगा, पानी में चीनी डाल रहे हो मीठा हो जाएगा। मीठापन एक गुण है, लेकिन वो गुण अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। कितना चीनी है
वह अणुसंख्य गुणधर्म है। यानी कितने चीनी के कण वहां पर हैं, वह अणुसंख्य गुणधर्म है। तो क्या कह सकते हैं अणुसंख्य गुणधर्म का परिभाषा? वे गुण जो बिलियन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करें लेकिन उसकी प्रकृति के ऊपर निर्भर ना करें, उन्हें अणुसंख्य गुणधर्म कहा जाता है। अणुसंख्य गुणधर्म 4 होता है। एक का नाम है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? सारी चीजें 1 by 1। दूसरा होता है क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा होता है हिमांक का अवनमन और चौथा होता है पारासरण दाब। ये सारी चीजें 1 by 1 बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अणुसंख्य गुणधर्म किन किन बातों के ऊपर निर्भर करती है। तो अणुसंख्य गुणधर्म निर्भर करती है कणों की संख्या के ऊपर, विलेय के कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करती है कि मिलाने के बाद विलेय आयनीकृत हो रही है या योग हो जा रहा है। जैसे हम यदि कैल्शियम क्लोराइड लें तो मिलाने के बाद ये टूट जा रहा है, तो यहाँ अणुसंख्य गुणधर्म बदल जाएगा। लेकिन वहीं यदि हम एसिटिक एसिड लें तो एसिटिक एसिड के 2-2 कण आपस में जुड़ जाते हैं। कैसे? आप देखिए, OH COH डबल बॉन्ड OCH3, ये दोनों एसिटिक अम्ल हाइड्रोजन आबंध द्वारा बंधे होते हैं। यानी हमने लिया था 1 कण, सॉरी 2 कण, लेकिन बन गया 1 कण। तो यहाँ पर आपका अणुसंख्य गुणधर्म परिवर्तित होगी। और तीसरा, तापमान के ऊपर निर्भर नहीं करता। चौथा, प्रकृति के ऊपर निर्भर नहीं करता। ये सारा हमारा अणुसंख्य गुणधर्म का विशेषता है। अब एक एक लेके चल रहे हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता क्या है? जब किसी भी द्रव में हम कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं, जैसे हमारे पास है पानी, वाटर है, इसमें हमने थोड़ा सा अवाष्पशील पदार्थ जैसे हमने NaCl मिला दिया। NaCl मिलाते ही इसका वाष्प दाब कम हो जाता है। क्यों? पहले से जिस तेजी से वाष्प बना रहा था, वाष्पन के लिए कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होती है। वो ऊष्मा भी उसको बांटना पड़ रहा है, NaCl भी ले रहा है, लेकिन NaCl खुद वाष्प नहीं बना रहा है, इसलिए वाष्प दाब का मान घट जाएगा। ओके, NaCl खुद वाष्प नहीं बना रहा, इसलिए वाष्प दाब का मान घट जाएगा, और जो घटेगा उसी को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्वेश्चन राइज होता है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ डेटा हमें मानना पड़ेगा। क्या माना? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब PS, विलेय का मोल प्रभास X2 एवं विलायक का मोल प्रभास X1 है, तथा बस। ओके, और एक चीज और लेना पड़ेगा, विलायक का आंशिक वाष्प दाब और विलायक का आंशिक वाष्प दाब P है।
आगे क्या कहा था, राउल्स के नियमानुसार ये जो P है विलायक है, ध्यान दीजिएगा, ये विलायक के मोल प्रभास और विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के बराबर होता है। लेकिन यहां विलेय अवाष्पशील है, तो विलेय तो वाष्प बनाएगा नहीं, वाष्प कौन बना रहा है, सिर्फ विलायक, और विलायक का जो वाष्प दाब है वही विलयन का वाष्प दाब होगा। तो लिखेंगे चूंकि विलेय अवाष्पशील है इसलिए विलयन का वाष्प दाब बराबर होगा विलायक के, और यह बराबर होगा x1 P0, x1 P0। इसको करने के बाद हमें थोड़ा ऊपर से रब करना पड़ेगा, क्योंकि बिना रब किए हुए हम आगे डेरिवेशंस नहीं कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि मोल प्रभास का योग हमेशा 1 होता है, तो यहाँ से x1 निकालेंगे तो 1 माइनस x2 होगा। x1 की जगह पे रखा तो हो गया PS 1 माइनस x2 P0, गुणा किया PS P0 माइनस P0 x2 P0 x2 P0 माइनस PS x2 P0 माइनस PS बटा में P0। तो यहाँ पर यह जो है जिसको मैं सर्कल किया हूँ, यही है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और यह विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। अब हम जानते हैं मोल प्रभास या मोल अंश का फॉर्मूला, यदि N2 मोल विलेय N1 मोल विलायक में मिला है, तो क्या होगा, तो P0 माइनस PS बाई P0 N2 बटा N2 प्लस N1, N2 प्लस N1। इसको हम और आगे डेरिवेशंस कर सकते हैं। यदि W2 ग्राम विलेय जिसका अणु द्रव्यमान M2 है, W1 ग्राम विलायक में मिला है जिसका अणु द्रव्यमान M1 है, तो हम जानते हैं कि N1 इक्वल टू मास बाई मोलर मास, दिया गया द्रव्यमान अणु द्रव्यमान, N2 भी उसी प्रकार से निकालेंगे, और इन दोनों को मैं N2 और N1 की जगह से हटा देंगे, यानी रिप्लेस कर देंगे, विस्थापित कर देंगे। तो मेरा फॉर्मूला अल्टीमेटली आ जाएगा P0 माइनस PS P0 W2 बाई M2 W1 बाई M1 प्लस W2 बाई M2। और बहुत ही तनु घोल के लिए हम बता रहे हैं, तनु घोल मतलब जहाँ सांद्रता बहुत ही कम है, वहाँ के लिए हम लोग उपयोग करेंगे PS P0 W2 बाई M2 एंड W1 बाई M1। तनु घोल के लिए इसका हम लोग उपयोग करेंगे, लेकिन यदि तनु नहीं है तो हमें इसी का उपयोग करना पड़ेगा। याद रखेंगे हम लोग जब भी सम्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं, P क्या है, P0 क्या है, PS क्या है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उसको ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक हम सम्स में पकड़ ही नहीं पाएंगे क्या दिया हुआ क्या नहीं दिया गया। अभी मैं इसी को सामने रखकर एक न्यूमेरिकल बताऊंगा, लेकिन तब तक आप लोग इसको देख लीजिए।
यह हमारा बोर्ड पे सम्स है। क्या कह रहा है? 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mm है। 50 ग्राम यूरिया को 850 ग्राम जल में मिलाया गया हो तो विलयन का वाष्प दाब एवं आपेक्षिक अवनमन ज्ञात करिए। विलयन का वाष्प दाब और अपेक्षिक अवनमन। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के हिसाब से P0 मतलब विलायक का वाष्प दाब, यहाँ विलायक जल है क्योंकि विलायक वही होता है जो अधिक परिमाण में पाया जाए, और विलायक यहाँ पर 850 ग्राम है जबकि दूसरा 50 ग्राम है। तो विलायक का वाष्प दाब जो पानी का है mmHg। PS जिसको हम लोग कहते हैं विलयन का वाष्प दाब, ये पूछ रहा है, लेकिन दिया क्या है? 50 ग्राम यूरिया है, 850 ग्राम जल में मिलाया गया। तो यहां से पहले हम मोल की संख्या निकालें। तो N2 जिसको हम लोग यूरिया बोलेंगे, यूरिया का द्रव्यमान 50 है और यूरिया का अणु द्रव्यमान होता है 60 या 0.83। N1 जिसको हम लोग जल कहते हैं, जल है आपका 850 ग्राम, लेकिन जल का अणु द्रव्यमान 18 होता है और यह हमारा आया 47.22। अब यहां से हम X2 निकालेंगे, मोल प्रभास किसका? यूरिया का। फॉर्मूला है N2 N1 प्लस N2। सारी चीज़ों को मैं रखा 0.83 प्लस 47.22 और इसको हल करने के बाद हमारा आया 0.017। ये मोल प्रभाज आ गया 0.017। और हमें मालूम है कि फॉर्मूला में जैसा मैं बताया था P0 माइनस PS P0 X2, और मैंने कहा था यही होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन आपका आ गया 0.017 mm। लेकिन अभी विलयन का वाष्प दाब नहीं मालूम है। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब मुझे मालूम है 23.22। तो यहाँ रखा 23.22 माइनस PS बटा में 23.22 और 0.017। तो 23.22 माइनस PS 0.017 इंटू 23.22 माइनस PS इक्वल टू 0.017 इंटू 23.22 माइनस 23.22। तो इस प्रकार हमारा PS आया 23.4 mmHg। सॉरी माफ करिएगा, ये 23.8 है। सम्स रब कर दिया था इसलिए दिमाग में नहीं रहा। 23.8 ये हमारा विलयन का वाष्प दाब है। तो इसी प्रकार हमारा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का सवाल आता है और आशा है कि इस बार शायद वाष्प दाब का अवनमन पे आए, शायद क्वथनांक का उन्नयन, शायद हिमांक का अवनमन और शायद पारासरण दाब। तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए जिससे आप लोगों का न्यूमेरिकल सॉल्व करने की टेंडेंसी बढ़े। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बाय, बेस्ट ऑफ लक।